So hello everyone, welcome to ATP Star Quota. I'm Suryaban Singh Rajput. I hope everyone is doing fine. क्योंकि अभी आप लोगों के मेंस के एग्जाम खत्म हुए हैं तो आप लोग अब एडवांस को टारगेट कर रहे होंगे. तो ATP स्टार कोटा टीम आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई है फिजिक्स के लिए कि आपको फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करना है आखिरी 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, और साथ ही साथ में आखिरी एक महीने में आपकी फिजिक्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि कई बच्चों का फिजिक्स जो होता है वो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पर जब वो एग्जाम के अंदर जब सवाल लगा रहे होते हैं तो उनको बहुत ही वेग सवाल दिख जाते हैं कई बार. तो आज हम वो पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक कि आपको अगले एक महीने फिजिक्स को लेकर कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है फॉर जेईई एडवांस. तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें. और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले टीचर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड उन सर का नाम है, आप सब लोग भी जानते हैं उनको, अंकित जैन सर के नाम से. ओके गाइस, तो अंकित जैन सर बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं एटीपी स्टार टीम के पास. इन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा है, इन्होंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट्स भी रन कर रखे हैं. ये बंसल क्लासेस के टाइम से, मतलब मैं बताऊं आपको 2008-2009 के टाइम से, है ना, ही इज़ बीन इनटू द टीचिंग फील्ड. तो इनको पढ़ाते पढ़ाते एक बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है. एंड ही हैज़ मेंटर्ड थाउजेंड ऑफ NITians एंड IITians माई फ्रेंड. ओके, तो सर की जो सलाह है उसको आप बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा. एंड ही विल गिव यू सम वेरी क्रूशियल टिप्स जिसकी वजह से आप जेईई एडवांस फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं. राइट, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जेईई की टीम जो है, एडवांस की टीम एटीपी स्टार की, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है. राइट, हमारे जेईई फिजिक्स की टीम के अंदर और ज़्यादा एक्सपीरियंस जुड़ चुका है एटीपी स्टार के साथ. सो आई वुड वेलकम अंकित जैन सर, जो कि आपको अब आने की आगे वाली जितनी भी टिप्स है वो अंकित जैन सर आपको बताएंगे. सर प्लीज़ अंकित जैन सर. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सूर्यभान सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं इस सोच के साथ कि कुछ अच्छा करना है. सर ने हम डिस्कशन हुआ कि ये बच्चों का सिस्टम है, बच्चों के लिए बना है, तो उस सोच के साथ और आगे बढ़ेंगे. और उसी सोच का एक पार्ट आज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आने वाले जो लगभग 20-25 दिन आपके पास रह गए हैं उसके अंदर जेईई एडवांस को कैसे आप टारगेट करें और कैसे उसमें अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रैंक में पीछे से एक 0 हटा सकते हैं, कैसे उस स्ट्रैटेजी पे काम किया जाए. तो बच्चों, लास्ट का टाइम है, आई नो बड़ा क्रूशियल टाइम है, बड़ा एंजाइटी भरा टाइम है, बड़ा परेशान हो जाता है बच्चा, क्या पढूं क्या ना पढूं. इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपके पास. ऑनलाइन जाएंगे तो दुनिया भर का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. तो उनमें से क्या पढूं क्या ना पढूं, क्योंकि एंड टाइम आ चुका है, उनमें से किस चीज़ को टैकल करें ना करें, क्या करें, बड़ी दुविधा है. तो उस दुविधा को आज सर क्लियर कर देते हैं. तो मैं सर अब आपसे अनुमति मांगूंगा, ये बच्चे आपके, ये सेशन आपका, ये स्टेज आपका, कृपया करके बच्चों को हमारे गाइड करें कि वो कैसे अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हैं. सो जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में बूम बूम अंकित जैन सर जरूर लिखिएगा गाइस, है ना, क्योंकि एटीपी स्टार टीम आपके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रही है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर पाए. ठीक है सर, द माइक इज ऑल योर्स. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. सो गाइज, जेईई एडवांस फोड़ना है हमें, बूम बूम कर देना है एग्जाम को. जैसे सर ने बोला बूम अंकित सर लिखना है, हमें बूम बूम जेईई एडवांस कर देना है. कैसे उस जेईई एडवांस को किल कर दें. जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो चुका है, हमारा एक परसेंटाइल हम ले चुके हैं, जेईई एडवांस के लिए हम क्वालिफाई कर रहे हैं. तो क्या क्या पॉइंटर्स पर ध्यान दिया जाए जिनको यूज करके, फोकस करके हम हमारे जेईई एडवांस के सिलेक्शन के चांसेस को इंप्रूव कर सकें. सो जैसे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने चाह रहे हैं, थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड बिफोर जेईई एडवांस्ड. क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, तो उनमें से कहाँ पर क्या चीज़ फॉलो करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, एग्जाम के नाम पर मत जाइएगा. मतलब जेईई एडवांस, जैसे शब्द एडवांस सुनाई देता है दिमाग में ऐसा लगता है सर कुछ एडवांस पेपर आएगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. आता तो है लेकिन एडवांस पेपर आएगा तो कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो क्या क्या पॉइंटर्स पर हमें ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेईई एडवांस को एडवांस
है, लेकिन एडवांस समझ करके अपना मोरल डाउन नहीं करना है। कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन पर आपको फोकस करना है, वो क्या क्या है आपकी स्क्रीन पर एक सामने है। मैं एक एक बात करता जाता हूं, एक एक पॉइंट के बारे में। अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा आपको किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, किन टॉपिक्स में आप हमारी मदद चाहते हैं। सो गाइस, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डिस्कशन ऑफ रिलेवेंट मटेरियल। हाँ, उसी मटेरियल पर फोकस कीजिए जो जे एडवांस के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि अता है सागर की जितना मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा, आई एम श्योर, चाहे आप कोचिंग करते हैं चाहे कोचिंग नहीं करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, या फिर कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? रिलेवेंट मटेरियल। अपने मटेरियल को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। सिर्फ अपने कोचिंग के मटेरियल को, पिछले साल के या आने पिछले 10 साल के जो एडवांस में आए हुए PYQs हैं, इन पर हमें फोकस करना है। हर क्वेश्चन को नहीं टच करना है, इतना टाइम नहीं बचा आपके पास। जो प्रीवियस, क्योंकि जो एग्जाम आ चुका है, पेपर्स आ चुके हैं, वैसा ही तो पेपर दोबारा आएगा। एडवांस का ही तो पेपर दोबारा देने हैं आप, तो एडवांस के जो PYQs हो चुके हैं उनको दोबारा सॉल्व करके देखिए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इरोडोव। अब पूरा इरोडोव करने का टाइम नहीं है। बहुत सारे आते हैं कि इरोडोव सॉल्व करना चाहिए एडवांस के लिए, पूरा क्वेश्चन इरोडोव सॉल्व नहीं करना है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ इरोडोव आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वो इरोडोव के क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम आपको वो इरोडोव की क्वेश्चन लिस्ट भी शेयर कर देंगे। वो सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है उनके साथ हम वो शेयर करने वाले हैं। एक रिलेवेंट मटेरियल आपको सॉल्व करना चाहिए, कंसाइज मटेरियल होना चाहिए। उसके लिए एटीपी स्टार ने एक CPP और DPP सिस्टम बना रखा है। जिन बच्चों ने RCC ज्वाइन कर लिया है या करने वाले हैं, आपको डेली कुछ CPP और DPPs मिल रही हैं, उनको आप फोकस करते चलिए। आप, आई एम श्योर, जी एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो रिलेवेंट मटेरियल पढ़ना है। हर चीज या सामने जो भी चीज आ जाए हर किसी को नहीं पढ़ते चलना है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। एंड एग्जाम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम। एक गिवन टाइम में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक टाइम फैक्टर के साथ एक पूरे मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करें। तो हर वीक, बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि आप हर वीक हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट वीक में 2 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए जो आपको वीकली 2 मॉक टेस्ट की प्रिपेयर करा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर दिन का डेली टारगेट बना लीजिए। उस डेली टारगेट को बनाते हुए क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना है उसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। उसी के साथ फटाफट 4th पॉइंट की बात कर लेता हूं, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे, कि एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जेई का पेपर भले ही पूरा सब्जेक्ट कवर करता है, बट जेई की कट ऑफ जेई मेन के कंपैरेटिवली बहुत कम जाती है। पेपर कई तरह से आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं, क्या माइंडसेट रख करके एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन आगे करने भी वाले हैं। बट आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं। सो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस कर लीजिए, क्या टॉपिक वीक है, क्या टॉपिक स्ट्रांग है। जो वीक टॉपिक्स हैं उनमें से क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो सीखना बहुत जरूरी है, इस पर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं, विच इज कौन से चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं उनमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जिसको मुझे फोकस करना चाहिए, बट मैं नहीं जानता हूं या मेरे पास अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो गाइस, सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक्स में से और सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक्स में से सबसे पहला जो मैंने लिखा हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। बहुत सारे लोग, संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, तो बच्चे भी छोड़ देते हैं। बच्चे छोड़ते हैं, इतना आसान टॉपिक है। एंड हर साल, बिलीव मी, जे एडवांस में आप प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको मिलेगा हर साल यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक, एरर का एक, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड दीज आर इजी मार्क्स। एक तो मेहनत करके मार्क्स लाना, एक होता है
आसानी से मार्क्स लाना, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत से इन टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो बच्चों, सबसे पहला इस पर फोकस करें, यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस अगर आता है कि नहीं आता है। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स हर साल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ग्रेविटेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेविटेशन एकदम इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह चलता है ज़्यादातर टॉपिक, कुछ पोर्शन ग्रेविटेशन का अपने आप में अलग भी है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैपलर लॉज एंड वगैरह। एंड एसएचएम, हो सकता है एसएचएम का डायरेक्ट क्वेश्चन ना है बट एसएचएम इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे जेई मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पूछना बड़ा पसंद करता है। कैसे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम एक अप्रोच भी देखेंगे, कैसे जेई का माइंडसेट चलता होगा। सो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन, अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाता है, जरूर क्वेश्चन में यूज हो रहा होता है, तो इस पर आपको फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स है बट हमने कुछ टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपने जेई के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पे भी आप देखेंगे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा है, कभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, कभी रोलिंग के ऊपर, कभी सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पे ही। ठीक है, टॉर्क पे एंगुलर मोमेंटम कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। सो इस टॉपिक पे भी हमें फोकस करते हुए रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स अच्छा करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स का, फिजिक्स में तो क्वेश्चन आप कर ही पाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बट वो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी मदद देगा। सिमिलरली आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जैसे आप टॉपिक लेकर के चलेंगे तो वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो वो कहावत है ना, आम के आम गुठलियों की भी दाम। सो बेसिकली आपको फिजिक्स में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो गाइज, इस चीज पर फोकस कीजिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं उनको हमें करना चाहिए। अगेन, क्या सिर्फ यही टॉपिक्स करने चाहिए? नहीं, ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना ही चाहिए। अगर आपके वीक एरियाज में लाई करें तो इन पर फोकस कीजिए। इन चैप्टर्स को पूरा नहीं कर सकते हैं तो पार्ट्स में करने की कोशिश कीजिए। अगेन गाइज, यू मस्ट अंडरस्टैंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। जेई का पेपर मुश्किल नहीं आता है, जेई का पेपर नई सोच लेकर के आता है। आपको क्वेश्चन नई सोच से, नए फ्रेम से बने हुए दिखाई देते हैं और उन क्वेश्चंस को वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं जिनको ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं आता है, कौन से टॉपिक टच नहीं करने हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन टच करूंगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टच नहीं करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नई फ्रेश अप्रोच लेकर के आता है। ऐसे तो बहुत सारे हम जो पढ़ते हैं उसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन एकदम रूटीन क्वेश्चन थे, क्लास नोट्स क्वेश्चंस थे, जो कि आपको आगे लेक्चर्स में डिस्कस भी किए जाएंगे। आरसीसी में अगर आप इनरोल्ड हैं तो आपको बताए भी जाएंगे कि वो कब कब कैसे कैसे पढ़ाए जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रूटीन क्वेश्चंस होते हैं बट वो लगते नहीं है वहाँ पे। कारण क्या होता है, उनको एक नए फ्रेम से, एक नए रैपर में पैक करके प्रेजेंट किया जाता है। बच्चा डर जाता है उसको देख करके क्योंकि उसके दिमाग में सेट होता है ये तो जे एडवांस्ड है। जे एडवांस का मतलब एडवांस नहीं है, एक नई सोच लेकर के आते हैं क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन रूटीन होंगे बट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते ही अगर आपको ये फील आ गया अरे पता नहीं क्या होगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो 90% चांसेस है वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। पैनिक नहीं होना है पेपर करते वक्त, कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ बिलीव के साथ पेपर देना है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। एंड जैसे सर ने भी बोला, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको रियल एग्जाम की प्रैक्टिस मिलती रहे। सो गाइज, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और टॉपिक्स जैसे एक ईएमआई को आप और ले सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक वेव ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स को आप और ले सकते हैं। वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बट उनको मैंने बाद में रखा है क्योंकि वो बड़े टॉपिक्स हैं। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो एक बार आप उसको ना करें, इन टॉपिक्स पर पहले फोकस करें। पहले इनको किल करें, फिर उनको किल करें, और जितना कर सकते हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। बट ये बेयर मिनिमम है, इनको तो आपको करना ही चाहिए। सो गाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जैसा बोला, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ रुडोव करने चाहिए। आपको हर वीक 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए।
एंड आपको फोकस करना चाहिए मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का क्या मतलब है सर? तो इस चीज को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने पिछले साल जे एडवांस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को ऑलरेडी देखा हुआ होगा। क्वेश्चन डिस्कस करना एम नहीं है, क्वेश्चन से ये समझना एम है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है वाइल मेकिंग द क्वेश्चन पेपर। किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना पसंद कर रहा है। जैसे कि भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला भी था कि फ्रेश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भले ही पुराना हो लेकिन उसको नए तरह से पूछने की कोशिश की जाती है, जिसको देख करके बच्चे को ऐसा लगता है अरे तो एकदम कोई नई चीज पूछ ली गई है। सो एक क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले साल जे एडवांस 2021 के पेपर 1 में पूछा गया था। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। दिस वाज एक बड़ा यूनिक चीज जो जे एडवांस ने पिछले साल की थी। हर साल कुछ ना कुछ जेई नई चीज करने की कोशिश करता है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लें। कुछ सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए हो सकता है जो कि बार बार आपको बताया जाता भी है। सो क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। जैसे पिछले साल जेई ने एक बड़ी यूनिक चीज करी थी, पैराग्राफ में न्यूमेरिकल्स पूछे थे, न्यूमेरिकल टाइप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे थे, जिनका 2 पोर्शन पूछा था। तो एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा प्रोजेक्टाइल से। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक सबसे पहली चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि एंगल इज गिवन फ्रॉम दी वर्टिकल। बच्चे जल्दीबाजी में गलतियां कर देते हैं। तो एंगल वर्टिकल से लिया है एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। एंगल वर्टिकल से दे दिया है 5√2 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया है। क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का लग रहा है द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। कहानी में ट्विस्ट, प्रोजेक्टाइल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे है, इट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 टुकड़ों में टूट गया। One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting, the other part t seconds after the splitting। कि एक पार्ट स्प्लिट होने के 0.5 सेकेंड बाद ग्राउंड पे पहुंच गया, दूसरा कुछ टी टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंच रहा है। याद कीजिए ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम कंजर्वेशन में करते हैं। अभी मैं आपको दोनों आइडिया डिस्कस करूंगा आपके सामने। फॉल्स टू द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ O, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मेंशन कर रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बच्चों इस बात को समझिए, क्वेश्चन में यूज किए हुए ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी हम सिखा देते हैं। रेयरली बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा होता है जो कि शायद आपसे डिस्कस नहीं किया गया होता है। अगर आपने एक अच्छे कोचिंग में पढ़ रखा है, अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिला है तो हमने भी RCC बैच स्टार्ट किया है, वहाँ जुड़ करके और उन कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। स्टिल यू हैव 25 डेज जहाँ पर आप मेहनत करके अपने कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए देखिए। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 2 कॉन्सेप्ट मिंगल्ड है, एक साथ हैं। जैसे इसको अगर हम समझें तो पहला कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि अगर आप किसी एक पॉइंट से किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि ये पार्टिकल जो है एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रैवल करता हुआ जाता है और कहीं दूर जाके गिर जाता है, राइट। मैं एकदम प्रोजेक्टाइल, बेसिक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं। क्या होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट? मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया, वर्टिकल से भी लेकर के बात कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट? तो हमें पता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g। सबको पता होगा ये बिलीव, जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करता है, जो जे एडवांस तक पहुंचा है उसको ये फॉर्मूला जरूर पता है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? 2 चीजें। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होता है इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। लग गया। तीसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो रेंज का होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल? तो इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी उसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये बेसिक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल की बातचीत। इसी के बगल में ये है कॉन्सेप्ट 1। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में 2 तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट 1 जो कि इसके अंदर यूज हो रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस क्वेश्चन।
द अदर कॉन्सेप्ट जो कि इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या है वो कॉन्सेप्ट गाइस? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, प्रोजेक्टाइल में आपने जरूर यूज किया होगा जब आप सेंटर ऑफ मास में प्रोजेक्टाइल देख रहे होते हैं, कि किसी पार्टिकल को किसी स्पीड से थीटा एंगल पे जब हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, एकदम हम बोल सकते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन या क्लास नोट्स क्वेश्चन है, एकदम रूटीन क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है एंड इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। एंड मोमेंटम कंजर्वेशन करके क्या बोलते हैं दोस्तों, कि यहां पर जो भी स्प्लिटिंग में फोर्स लगा वो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट इज बेसिकली इंटरनल टू द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम की मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते हैं, आई बिलीव आपको ये बात जरूर पता होगी। सो गाइस, जब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट होने से पहले इसकी वेलोसिटी u cos थीटा है, राइट? जब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक पार्ट को हम बोल रहे हैं इट इज फॉलिंग फ्रीली। तो एक पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, गाइस ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में टाइम लगता है t/2, राइट? हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में पहुंचने में टाइम लगता है t/2। आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा हुआ है, ठीक है? तो इस पार्टिकल को जब हमने हाईएस्ट पॉइंट पर क्या बोला है, रोक दिया है, एक पार्टिकल केम टू इमीडिएटली रेस्ट पे आ गया, तो ये फ्री फॉल कर रहा है। हमें पता है कि जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है, चाहे इस पार्टिकल की बात करें चाहे इसके दूसरे हाफ की बात करें जिसकी स्पीड अब कुछ v हो गई है, क्योंकि दोनों सेम हाइट से फॉल कर रहे हैं, तो गाइस दोनों को लगने वाला जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ, क्वेश्चन कभी कभार खुद आंसर बताता है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो अगर आप फिर क्वेश्चन को पढ़िए, तो प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो गया। वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउन ऑन टू द ग्राउंड, एक पार्ट सीधे नीचे गिर रहा है, जो कि अपन ने अभी बात की है, ये वाला पार्ट, दिस इज फॉलिंग डायरेक्टली डाउन। एंड देखिए क्वेश्चन में आंसर दे दिया उसने, एंड क्या बोला, 8.5 सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग, दो टुकड़े होने के 0.5 सेकेंड बाद इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है? ये ग्राउंड पर गिर जा रहा है, कितनी देर के बाद, 0.5 सेकेंड। तो गाइस अगर इसको 0.5 सेकेंड लग रहा है, अगर इसको 0.5 सेकेंड लग रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कितना टाइम लगना चाहिए? सर 0.5 भी लगना चाहिए, क्योंकि दोनों एक तरह से वर्टिकल मोशन देखा जाए तो फ्री फॉल ही तो कर रहे हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कॉन्सेप्ट, देखिए मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। सो गाइस, जो पहला पार्ट हुआ जिसको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम, तो मुझे आंसर पता लग गया, सर इसका आंसर तो 0.5 सेकेंड ही आने वाला है। सो देख सकते हो आप, बिना सॉल्व किए आंसर बता दिया मैंने। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, इफ यू आर अलर्ट इनफ, तो आपको आंसर ही पता लग गया कि सर इसका तो 0.5 ही आएगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि जो सेकंड वाला पार्ट है वो कितना दूर गिरेगा, राइट? तो गिरना चाहिए था इसको यहां पर, कितनी डिस्टेंस दूर, r/2, ठीक है? अगर ये दो फ्रैगमेंट में ब्रेक नहीं होता, बट ये कितना दूर जाके गिरेगा? सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां जाके गिरेगा r/2, बट ये कितना दूर जाके गिरेगा? तो गाइस समझिए, जब इसका मास मान लेते हैं, मास दिया नहीं था, मान लेते हैं 2m है, दो पार्ट में ब्रेक हुआ, दोनों का मास m और m, राइट? तो इस मास की तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप हॉरिजॉन्टल में जब मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो सिंपली इफ यू यूज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, साइड में लिख देता हूं, तो क्या इक्वेशन लिखने वाले हैं कि सर पहले मोमेंटम था 2mu cos थीटा इस पार्टिकल के पास, टकराने के बाद इसका तो कितना हो गया, सर इसका हो गया m इंटू 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हैज बिकम 0। दूसरे का कितना हो गया, m इंटू सर मान लेते हैं v। सो यू कैन चेक गाइस कि इसकी जो स्पीड है अब 2u cos थीटा हो गई, इसकी स्पीड हैज बिकम 2u cos थीटा, नाउ डबल हो गई। सो डबल स्पीड से चलने वाला पार्टिकल सेम टाइम में डबल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा। तो अगर ये r/2 जाता, तो अब क्योंकि इसकी स्पीड पहले से डबल हो चुकी है, तो हम बोल सकते हैं नाउ दिस हैज बिकम ट्वाइस ऑफ u cos थीटा। तो सर ये अब इससे डबल डिस्टेंस दूर जाके गिरेगा, मतलब एक तरह से कितनी दूर जाके गिरेगा,
तो ये r बराबर डिस्टेंस जाके गिरेगा। सो दूसरा पार्ट जो पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया है, आफ्टर स्प्लिटिंग फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O, तो O से कितना दूर जाके ये गिर रहा है, मुझे बताना O से कितना दूर जाकर ये गिर रहा है। तो O से अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी r/2 थी। एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन जो कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और इस पॉइंट से ये यहां जाके गिरा है, कितना दूर जाके गिरा है, ये डिस्टेंस मैंने देख लिया, कितना है r। तो टोटल O से कितना दूर जाके गिर रहा है दूसरा पोर्शन, तो सर वो 3r/2 डिस्टेंस दूर जाकर के गिर रहा है। तो आप अपने आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, आपको u की वैल्यू दे रखी है 5√2, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, वर्टिकल से 45 तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 ही होगा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45, u की वैल्यू पुट कीजिए, r आ जाएगा, दिस 3r/2 इज योर x। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट आप इस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट जानते हैं एंड कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पूरे कन्विक्शन के साथ। एंड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जब आएगा, जो ही बहुत पूछता है मल्टी कॉन्सेप्ट, दे लाइक आस्किंग मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो वो मुश्किल नहीं होगा बट वो ट्रिकी होगा। उसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिटिक सोच का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली जे इज। सो गाइस, दिस वाज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट कि जेई के आखिरी कुछ दिनों में, 25 दिनों में, बहुत सारा टाइम है देखा जाए तो, नहीं तो कुछ नहीं है, आप कैसे इस कंपटीशन पर हावी हो सकते हैं या वो कंपटीशन आप पर हावी हो जाएगा। सो आई बिलीव इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, कैसे हम पेपर पर फोकस करेंगे, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल की बात करेंगे, सिर्फ उसी पर फोकस करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप आरसीसी बैच ज्वाइन करके डीपीपी सीपीपी यूज़ करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, PYQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ आपको ऑफरिंग्स मिलती हैं इस ATP स्टार प्लेटफॉर्म पे, जो ऑलरेडी जुड़े हुए बच्चे जानते हैं। बाकी क्या क्या निटिग्रिटीज़ हैं जे एडवांस को लेकर के, वो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं, कुछ और टॉपिक पर आप चाहते हैं हम बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे वो डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू लक।